नमस्कार बच्चों। तो एग्जाम्स ईव में आपको कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले वेटेज आपको पता ही होगी कि आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों 25 25 25 मार्क्स की है। और लास्ट वाला जो चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर है, वो है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये वेटेज इतनी ज़्यादा डिस्कस करने की चीज़ है नहीं, इसमें हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं सीधा। देखो फर्स्ट चैप्टर से जो आपको टॉपिक रिवाइज करने हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, स्पेशली डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, और स्पेशली एक्टिविटीज आप करोगे ही करोगे, एक्टिविटीज आप एक भी मिस नहीं करोगे। स्पेशली वो जो पोटेशियम आयोडाइड वाली है और ये जो बेरियम सल्फेट वाली है जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन है, इन दोनों ही एक्टिविटीज से लास्ट ईयर्स में कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड वाली एक्टिविटी, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, एक्टिविटीज आपको एक भी मिस नहीं करनी है इस चैप्टर की, कोई भी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो एक्टिविटीज से ही आएगा। ओके, चलो, तो यहाँ से जितने भी रिएक्शंस होंगे वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है सेकंड चैप्टर। देखो सेकंड चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में वो टॉपिक है आपका सॉल्ट्स। और सॉल्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां से एक क्वेश्चन 101% होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो वॉशिंग सोडा से रिलेटेड हो, चाहे वो बेकिंग सोडा से रिलेटेड हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीएच। पीएच वाला जो टॉपिक है वहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली इसके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, या फिर आपको 3-4 सॉल्यूशंस का पीएच दे देंगे और वहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर या ये बोल देंगे कि इनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे। तो ये दो टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, सॉल्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अगर आप देखो तो सॉल्ट्स की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ब्राइन सोल्यूशन की, मतलब बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये ब्राइन सोल्यूशन से बनते हैं ना। ब्राइन जो होता है आपका वो वाटर सोल्यूशन होता है सॉल्ट के साथ। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस के साथ। गैसेस के यूजेस पढ़ लेने हैं, क्लोरीन कहाँ यूज होती है, हाइड्रोजन कहाँ यूज होती है। ओके, पीएच के बारे में पढ़ना है और उसके डेली लाइफ के यूजेस। तो सेकंड चैप्टर से इतना सफिशियंट रहेगा। उसके बाद है आपका थर्ड चैप्टर। जो आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स करनी है। ठीक है, एंड अकरेंस ऑफ मेटल्स करना है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स छोड़ भी देते हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से लास्ट जो मैंने पेपर देखा उसमें सभी सेट्स में मोस्टली 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्या नाम आपका, या तो केस स्टडी आई हुई है या नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स बहुत अच्छे से करना है, जिसमें आपका कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक, वो हो गया आपका रिफाइनिंग, ये सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स इसमें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिवाइज कर लेना, वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो इसमें एक एक रिएक्शन और है, थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर में थर्मेट रिएक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो थर्मेट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका रिएक्शन और इसके जो जो भी इसका प्रोसेस है वो सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। ठीक है, तो ये भी आप रिवाइज कर लो, एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये रिएक्शंस। उसके बाद भाई इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से सबसे ज्यादा या तो केस स्टडीज पूछी जा रही है या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद देख लो इसकी वेटेज, 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस जिसमें से 5 या 4 मार्क्स के हैं और 19 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। मतलब इथेनॉल या इथेनॉइक एसिड से या तो 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है या केस स्टडी आ रही है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 4 या 5 नंबर में सीधा। ओके, उसके बाद आते हैं आपके लाइफ प्रोसेसेस पे। तो जो लाइफ प्रोसेसेस है वहां से तो यार देखो पूरा चैप्टर ही यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो न्यूट्रिशन या ट्रांसपोर्टेशन से पूछे जा रहे हैं।
न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, या फिर डीप से आएगा तो बाइल जूस की सेक्रीशन, ठीक है। जो साइट है कंप्लीट डाइजेशन की वो क्या है। एमसीक्यूज भी अच्छे खासे आए हुए हैं, ठीक है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए हुए हैं। 19 एमसीक्यूज आए हैं न्यूट्रिशन से लास्ट 10 ईयर्स में, और 9 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन से 17 एमसीक्यूज हैं या 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 8 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और 4 दोनों से ही, नहीं सॉरी, न्यूट्रिशन से 2 हैं और 4 इससे हैं जो या तो 4 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। बाकी तो आपको ये चैप्टर तो पूरा रिवाइज करना ही पड़ेगा, लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि इसमें सही मतलब सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लिखा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कभी कभी, और वहां से उसका जो ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ओके। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन को आप 5-7 मिनट में रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह हैं उस पर भी इतना ही टाइम देना है, 5 से 7 मिनट। लेकिन ज्यादा जो टाइम देना है आपको इस चैप्टर में वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स से आप देखो इस चैप्टर से आने वाले आधे क्वेश्चंस हॉर्मोन्स से पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 31 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हैं, और जो 1 मार्क है यानी कि एमसीक्यू है वो 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन ब्रेन, ये आप स्किप मत करना, रिवाइज कर लेना। सबसे ज्यादा जो टाइम आप दोगे वो हॉर्मोन्स को दोगे, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन में यार डीएनए कॉपिंग कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रिवाइज करना ही है, जो छोड़ना ही नहीं है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा, किसी भी तरीके का हो सकता है, डायग्राम भी हो सकता है, कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आप खुद देखो लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ से 4 या 5 के 26 क्वेश्चन आए हुए हैं, 26, 3 मार्क्स के 31 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें लिखा भी है कि आपको डायग्राम्स भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डायग्राम्स भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी से तो मेंडल्स के क्रॉसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर मेंडल्स के क्रॉसेस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, और या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी को रिवाइज कर लो अच्छे से, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कर लो, और सेक्स डिटर्मिनेशन कर लो, इतना सफिशिएंट होगा इस चैप्टर से, ओके। फिर आते हैं अपना लाइट पे। देखो यार लाइट में तो न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है, चाहे वो लेंसेज का हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स का हो, न्यूमेरिकल आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और रे डायग्राम्स भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसकी वेटेज हाईएस्ट है, और न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स 101% पूछे ही जाएंगे। तो लाइट से ये रिवीजन की जरूरत है आपको। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में भाई आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शंस यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिस्पर्जन थ्रू थ्रू ग्लास प्रिज्म, यहाँ से तो लास्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा जिसमें स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, और आपका जो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, ये क्वेश्चन आता है। या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेड कलर्स के ही सिग्नल्स क्यों बनाए जाते हैं जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, या ट्रैफिक लाइट्स में रेड ग्रीन येलो कलर्स ही क्यों यूज करे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक्स से आएंगे। ये जो मैंने लास्ट में जो टॉपिक्स बोले वो स्काई अपीयर्स ब्लू वाला और रेड कलर के जो सिग्नल्स हैं ये बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड पूछा जाता है। स्काई क्यों नीला दिखता है, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्किप नहीं करने हैं, ये जरूर रिवाइज करने हैं, क्योंकि इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ओके। चलते हैं आगे फिर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि रे डायग्राम्स आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अच्छे से करने हैं, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो भी एक क्वेश्चन होगा वो 101% यहाँ से पूछा ही जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में फैक्टर्स आ जाते हैं यार आपके रेजिस्टेंस के, कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ, एरिया कैसे डिपेंड करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पिछले पेपर में भी जो लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर था उसमें भी इससे केस स्टडी आई हुई थी। ठीक है, केस स्टडी में कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन होगा, सीरीज में भी दे देगा, पैरेलल में भी दे देगा, और वहां से वोल्टेज वगैरह करंट वगैरह पूछ रखा होगा। तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज भी और पैरेलल भी। न्यूमेरिकल जरूर कर लेना इसके, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछेंगे। उसके बाद पावर, पावर पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था उसी सेट में। ठीक है, वहां से आपको बस ये बताना था कि करंट कौन सा, मतलब कौन से केस में करंट ज्यादा वो होगा। पास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, उसमें होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर पे भी न्यूमेरिकल आएगा। देखो 11 क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के यहाँ से आए हैं कॉम्बिनेशन से, और 8 नंबर यहाँ से आए हैं। ठीक, सॉरी 8 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं 4 या 5 नंबर के, और 3 नंबर के भी 8 क्वेश्चन आए हुए हैं इस इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक से। कॉम्बिनेशन से तो सिर्फ 4 ही आए हैं 3 नंबर में जो है। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और इलेक्ट्रिक पावर, ये छोड़ने नहीं है भाई। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बहुत अच्छे से कर लेना है, वहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पेशली सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि सोलेनॉइड से ही लास्ट के जो प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो पेपर देखे मैंने, सब में सोलेनॉइड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में से जो टॉपिक है, इस टॉपिक से तो ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा इनके साथ, किस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सोलेनॉइड वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, ये डोमेस्टिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिक फ्यूज की एप्लीकेशंस पढ़ लेना काफी है। ठीक है, चलो लास्ट चैप्टर पे आते हैं, इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें आपका 10% लॉ, ट्रॉफिक लेवल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट से बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस, बायोटिक एबायोटिक का डिफरेंस, और ओजोन डिप्लेशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। स्पेशली पिछले पेपर्स जो देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 10% लॉ से आए हुए हैं। ठीक है, 10% लॉ हो गया आपका जो इकोसिस्टम टॉपिक के अंडर आता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स और 10% लॉ, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस भी आता है, और ओजोन डिप्लेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे जो आपकी साइंस की बुक से आपको रिवाइज करने हैं आज आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।